नमस्कार। पब्लिक ऑब्जर्वर के इस पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देश को 78वें इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। आज से हम जो ये विशेष शो शुरू कर रहे हैं, ये एक चैनल शुरू कर रहे हैं पब्लिक ऑब्जर्वर। इसमें हमारा प्रयास होगा कि अपनी टिप्पणी से, अपने विश्लेषण से आपको परिचित कराएं और ऑब्जेक्टिव, तथ्यपरक, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झुकाव के, बिना किसी दबाव के जो सही बात है वो आपके सामने रखें। आपकी ओपिनियन बनाने में उन तथ्यों का समावेश करें, वो चीज़ें आपके साथ सामने लाएं जिससे आपकी एक समृद्ध, एक सही, स्वस्थ राय बने। लोकतंत्र में वही तो सबसे ज़रूरी है। हमारा जो दूसरा चैनल है लीगल ऑब्जर्वर, उसको आपका जो प्यार मिल रहा है उसके हम आभारी हैं और उसी से प्रेरणा लेके, क्योंकि लीगल ऑब्जर्वर में हम बात करते हैं कानून की, इंसाफ की, अदालतों से आने वाली महत्वपूर्ण खबरों की। इसलिए बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारे ऐसे विषय जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो उस चैनल में हम समावेश नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ये सोचा गया कि पब्लिक ऑब्जर्वर के जरिए आपसे एक संवाद स्थापित हो। पब्लिक ऑब्जर्वर में हम वो सारी घटनाएं, वो सारी खबरें, वो सारे तथ्य, वो सारी बातें जिन्हें आज के दिन आपका जानना जरूरी है, वो आप तक पहुंचाएंगे। यही कोशिश पब्लिक ऑब्जर्वर में है। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम पब्लिक ऑब्जर्वर का ये सफ़र आपके साथ। आज इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी खबर आज की है, सबसे बड़ी घटना आज की है, लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण। अब ये मोदी जी का 11वां साल है प्रधानमंत्री के तौर पे। वो उस लाइन में है जिस लाइन में नेहरू, उसके बाद इंदिरा और उसके बाद नरेंद्र मोदी। ऐसा तो उन्हीं का सपना है कि वो 2047 तक उनकी पार्टी कह भी चुकी है। अमित शाह जी ये बात कह भी चुके हैं कि वो 2037, 2047 तक वही बनते रहेंगे, 29 तक भी वो बनने जा रहे हैं। तो अब ये तो देश तय करेगा। फिलहाल जो आज का उनका लाल किले का भाषण है वो आप सबने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो जो उसकी प्रमुख बातें हैं, उन्होंने अपने 105 मिनट लंबे भाषण में जो बातें कहीं विकसित राष्ट्र की, उन्होंने टेक्नोलॉजी की, खेती में अपनी उपलब्धियों की, शिक्षा की, वो तमाम बातें। जो सबसे बड़ी बात जो हमें कहनी है या जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो भी बातें प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कही, जब तक वो ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं होंगी तब तक उनका कोई असर नहीं है। जब हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पश्चिम बंगाल में कल रात जो हुआ, जो पिछले हफ्ते घटना हुई, जिसकी जितने भी कठोर शब्दों में उसकी भर्त्सना, निंदा, आक्रोश जो भी उस पर पूरे देश का देख ही रहे हैं, सबके सामने है। जिस तरह से देश की एक बेटी जो ट्रेनी डॉक्टर का आरजी कार हॉस्पिटल में जो उसके साथ दरिंदगी हुई, तो उसमें कौन इस देश में ऐसा होगा सिवाय उन लोगों को छोड़कर जो इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उन्हें ऐसे राक्षसों को फांसी दे देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इस पर किसी की आपत्ति नहीं हो सकती, सब इस पर सहमत होंगे कि दे देनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात सुरक्षा की है, बात फांसी देने की नहीं है, वो तो सजा है। बात उससे महत्वपूर्ण है कि कैसे हम देश में वो माहौल पैदा कर सकें कि ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो उसके लिए जरूरी है एक महिलाओं के प्रति सम्मान का माहौल बनाना। हमारे देश के तमाम युवकों में जब तक वो माहौल नहीं पैदा होगा, जब तक वो संस्कार अंदर तक नहीं पैदा होंगे, तब तक बहुत मुश्किल है महिलाओं के लिए सुरक्षित एक माहौल तैयार करना देश भर में। आपको लखनऊ का अगर वो वाक़या याद हो, जहाँ अभी जो बारिश का दौर चल रहा है और पूरे देश में सड़कों पे नाव चलनी शुरू हो गई हैं, हर जगह, पहाड़ से लेके और केरल तक। वायनाड में तो आपने देखा ही है किस तरह का। तो केरल की लखनऊ की उस घटना का मैं उल्लेख कर रहा हूँ जहाँ पर सड़कों पर बारिश के बाद जो लखनऊ के सड़कों पर जो पानी की स्थिति थी, उसमें गुजरते हुए जो लोग जा रहे थे, पैसेंजर्स थे, उसमें एक जो युवती बैठी हुई थी एक मोटरसाइकिल के पीछे, अपने मित्र के साथ वो जा रही थी। और उसको जो पूरी सड़कों पर जो वहाँ हुजूम मौजूद था, जो वहाँ हुड़दंगी नवयुवकों का जो बिल्कुल दिमाग से पैदल और उपद्रव, जो दिन के उजाले में, दिन दहाड़े यदि वो ये घटना
करने की जुर्रत कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं कि उस युवती को उन्होंने खींचकर गिरा दिया। बैड टच की बात उसमें हुई। उसमें से 2 लोग मतलब पकड़े तो गए वो सारे लोग, जिसके उसमें से कुछ का नाम भी हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में लिया। उस पर जो विवाद हुआ वो अलग, क्योंकि उन्होंने उसमें यादव और मुस्लिम ही 2 आरोपियों के नाम लिए, बाकी सारे नाम वो छिपा गए। तो वो जो विभाजनकारी बात है वो अलग। लेकिन इस घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया आपसे कि अगर दिन दहाड़े ये वही लोग हैं, ये उसी सोच से पीड़ित लोग हैं, ये जो उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया है सीरियल किलर, जो महिलाओं के साथ उनके साथ बलात्कार करके उनके साथ दरिंदगी करके फिर उनको गला घोट के मार देता था। तो ये जो विकृत मानसिकता के लोग पकड़े गए हैं, जो सैडिस्ट हैं, जो विकृत हैं, ये जो कलकत्ते में संजय राय जिसका जिक्र किया जा रहा है, अभी उस पर डिबेट चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई पहुंच गई है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो अकेला था, कि इस मामले में और लोग शामिल थे, ये गैंगरेप का मामला है, ये क्या है, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। अभी कोई नतीजा नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी तो जांच ही चल रही है। लेकिन जितने भी जानकारी सामने आई है उससे पता चलता है कि ये विकृत मानसिकता के बीमार लोग हैं। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो दिमाग से ठीक है, लेकिन सोच का फर्क है, संस्कार का फर्क है, शिक्षा का फर्क है। उनके इर्द गिर्द जो वातावरण है वो आज भी महिलाओं को ऑब्जेक्टिफिकेशन समझते हैं, वो आज भी उनको एक वस्तु के तौर पे देखते हैं, एक संपत्ति के तौर पे देखते हैं, उससे मुक्ति नहीं हो पाए। और उसी लिए चाहे वो किसी तरह का बदला हो, बरेली की उस घटना का क्या करें जहां एक युवती वो किसी नीची जाति के युवक के साथ उसने उसको बहला फुसला के उसको गर्भवती कर दिया, नाबालिग लड़की है, और उसको उस पिता को उसने कोशिश की पिता ने कि उसी युवक से उसकी शादी हो जाए, शादी शायद तय भी हो गई, लेकिन फिर वो पलट गया युवक अपनी बात से, शादी से। और जब वो लड़की का गर्भ उसे पता चला पिता को, सोचिए उस पिता ने क्या किया। उसने अपनी बेटी के पैर छूकर रात में उसका गला घोटकर उसका कत्ल कर दिया, और उसके बाद थाने जाकर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और उसके बाद उसने बताया कि साहब मैं क्या करता, मैंने बेटी से कहा कि बेटा घुट घुट के ऐसे बेइज्जत होकर जीने से तो मर जाना अच्छा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो ऑनर किलिंग की स्थिति है, ये सजा से नहीं दूर होगी। इसके लिए सजा पर्याप्त नहीं है, इसके लिए शिक्षा जरूरी है। जब तक हम देश में हर कोने तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, हर युवक को, सबकी पृष्ठभूमि अलग है, कौन किस पृष्ठभूमि से आता है, अपराध की मानसिकता कब बनती है और कब उसे लगने लगता है कि वो अपनी कुंठा, अपनी बेरोजगारी, अपने इर्द गिर्द के फ्रस्ट्रेशन या जो भी उसके साथ हो रहा है उसका बदला, उसकी परिणति वो एक ऐसी हिंसा में देखता है। यौन कुंठा एक अलग बीमारी है जो उससे पीड़ित, मतलब हर देश हर समाज में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अंदर तक आपको झकझोर देती हैं कि ये क्या मनुष्य ही कर रहा है। तो उसमें जो बीमारी वाला हिस्सा है वो एक अलग है। लेकिन जो स्वस्थ समाज में जो लोग हंसते खेलते दिन भर दूसरा मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं, दिन भर सामान्य तरह का मुखौटा लगाकर बात कर रहे हैं, जो कभी शिक्षक के वेश में होते हैं, कभी अधिकारी के वेश में होते हैं, कभी किसी दूसरे उसके वेश में होते हैं, कभी नेता के वेश में होते हैं, कभी पावर की सिचुएशन पे बैठे होते हैं, रोज हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं चारों तरफ। उस मानसिकता का क्या करेंगे जब किसी, और फिर उसमें राजनीति होती है कि ये समाजवादी पार्टी का है, ये भाजपा का है, ये फला राज्य का नहीं है। ऐसे लोग किसी सिद्धांत, किसी आइडियोलॉजी, किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी उसके मेंबर हो ही नहीं सकते, सदस्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई नहीं ये बात आपको सिखाता, ना कोई बताता, ना कोई इसका प्रोत्साहन करता, कोई सोच इसका करती ही नहीं। तो यहां पर जो मूल प्रश्न है, जो हम रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो में, बसों में, दफ्तरों में, किस जगह पे उत्पीड़न नहीं है। जब हम पढ़ते हैं खबर कि यहाँ से दुबई जाने वाले, मस्कट जाने वाले जहाज में एक बहुत बड़ी कंपनी, उसका सीईओ लेवल का एग्जीक्यूटिव वो बराबर में बैठी हुई युवती के साथ उसको पोर्न दिखा रहा है उसके साथ, तो वहाँ तो शिक्षा का नहीं, वहाँ तो अपनी
जो पोजीशन है उसको उसको मिसयूज करने की स्थिति है। तो ये जो समाज में इस तरह के जितने भी लोग हैं, केवल प्रधानमंत्री का जो ये कहना है कि पापी को डर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डर पर्याप्त नहीं है। पाप होने से पहले रोकना आवश्यक है। उस पिता की स्थिति सोचिए जो ट्रेनी डॉक्टर कलकत्ता की जो डायरी का जिक्र कर रहा है, और फिर उसके साथ जो चीज़ें होती हैं कि प्रशासन ने पहले लिपापोती करने की कोशिश की, पहले कहा कि ये सुसाइड है। दिक्कत वहाँ पर है कि एक तो घटना हो जाए और फिर बजाय उसको स्वीकार करने के बजाय पीड़ित के साथ खड़े होने के आप जब डिनायल मोड में जाते हैं, वहाँ दिक्कत है। मूल प्रश्न, मूल पीड़ा तो पीछे छूट जाती है, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि राजनीति और परसेप्शन सब ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। तो ये बात हमें आपके सामने लानी थी और आपकी राय इस पर जाननी थी कि क्या आप इस राय से सहमत हैं कि जब तक देश में जब तक शिक्षा का पूरा प्रसार नहीं होगा, जब तक ये इनकलकेट नहीं किया जाएगा वैल्यू सिस्टम बराबरी का, तो ये जो कुंठा है, यौन कुंठा है, जो फिर बाद में जाकर के और फिर उसमें अपराध के मनोविज्ञान का जो पूरा एक जटिल वो है कि कहाँ पर कैसे वो शामिल हो जाता है, और तब जाकर के वो कभी गैंगरेप में, कभी दरिंदगी में, कभी दूसरी चीज़ों में प्रस्फुटित होता है। इस तरह की लोमहर्षक भीषण घटनाएं सामने आती हैं जो मानवता से यकीन हिलाने पर मजबूर करती हैं, और फिर हमारी चेतना स्तब्ध हो जाती है और भीतर से निकलती है कि और एक आक्रोश, एक गुस्सा निकलता है जो फिर किसी भी तरह की न्याय की उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। ये होता है कि मार दो। हल वो भी नहीं, लेकिन ठीक है कि जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा खराब हो जाए कि उसका इलाज संभव ही ना हो, तो फिर बाकी शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काटना तो आवश्यक है। तो ये, लेकिन बड़ी बात जो है वो एजुकेशन की है, शिक्षा की है, जिस पर एक राष्ट्र के तौर पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। उसका प्रावधान करना, उसके लिए क्या इंतजाम है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बातें हम कर रहे हैं विकसित राष्ट्र की, वो अगर बुनियाद नहीं होगी पूरी तो फिर वो संभव नहीं है। हम जब स्पेस स्टेशन बनाने की बात करते हैं तो उस पर इसलिए हंसी आती है या उस पर इसलिए शक करने का मन करता है क्योंकि एक राष्ट्र के तौर पे भी हम बारिश के पानी का हल नहीं ढूंढ पाए हैं। हमारे शहरों की स्थितियां, राजधानी में हमारे युवा मर जाए डूब करके बेसमेंट में, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। जहां भू विज्ञान हमारे हक में नहीं है या हमारे हाथ में नहीं है, हमारी सीमाओं के दायरे से बाहर है, वो उत्तराखंड का इलाका कह लीजिए, बाकी जगह कह लीजिए, जहाँ पर हर बार लैंडस्लाइड होता है। लेकिन जो मानव निर्मित त्रासदी है, जहाँ हमने उन चेतावनियों को विशेषज्ञों की, चाहे वो वायनाड हो, चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो और देश के जो दूसरे ऐसे नगर हैं, ऐसी स्थान हैं, ऐसी लोकेशंस हैं, जहां हमने कंधी तौड़ में सारी उनको दरकिनार करते हुए उन चेतावनियों को जो हमारे पास उपलब्ध थी कि यहाँ पर हमें ऐसा निर्माण नहीं करना है, उनको जब हम इग्नोर करके उनकी उपेक्षा करके उसके बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो हमारी हुई, राष्ट्र की हुई। इससे तो आप नहीं बच सकते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। और जो गुस्सा पूरे बंगाल में जो कल रात की घटना है कि अराजक भीड़ जिसकी तुलना बांग्लादेश में जिस तरह का उन्माद, बांग्लादेश में जिस तरह का उस तरह के नारों से, और वहाँ जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर जो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और वो पूरा मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है, और उसको जिस तरह की तोड़फोड़ की गई, और फिर उस पर पूरे देश में आक्रोश लोगों का देख सकते हैं अलग अलग माध्यमों पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ईवी चैनल्स पे भी, अखबारों में भी, सब जगह उसके खिलाफ लोगों की आवाज़ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। उसी के साथ लेकिन राजनीति भी मुखर है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी लाल किले की इस
प्राचीर से उठाया सेकुलर सिविल कोड का। अब ये नया नैरेटिव है, नई भाषा है, मुद्दा पुराना है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात वो कर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या सोच है, क्या राजनीति, वो आप सब समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की जब हम बात करते हैं, जो प्रैक्टिकली कितनी संभव है उसको अभी देखा जाना है। इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी इंडिपेंडेंस की बात है, उसकी निष्पक्षता की बात है, उसको लेकर अभी कोई आम राय नहीं बनी है। अभी उस पर विवाद ही चल रहा है, क्योंकि जो सारे चुनाव के आंकड़े आ रहे हैं उसमें अभी तक ये चीज़ समझ से बाहर है कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर जो वोट काउंट है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो ये कैसे संभव है जब तकनीक आपके पास इतनी फुल प्रूफ मौजूद है? तो ये कैसे संभव है? ऑलरेडी बैलेट पेपर को लेकर उसको लेकर के बात चली रही। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का प्लान है, ये सुनने में और उसमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे इतने बड़े देश में, जहाँ अभी जम्मू कश्मीर का ही जो चुनाव होने जा रहा है वो कितने फेज़ में है, जो अभी खबरें आ रही हैं। और अभी हमने देखा कि 7 फेज़ में जो हमारे यहाँ चुनाव हुआ उसके बाद क्या हाल हुआ। दूसरा सेकुलर, तो इस पर भी अभी एक आम राय बनाने की ज़रूरत है पहले, तब इस पर कोई बात की जा सकेगी। जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं, सेकुलर सिविल कोड की, 75 साल से प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश में कम्युनल सांप्रदायिक सिविल कोड था। तो ये बड़ी विचित्र बात नहीं लग रही आपको कि एक तरफ सारे लोग संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जी संविधान को माथे से लगाते हैं, संसद में लेट जाते हैं, उसके सामने दंडवत करते हैं और सब सफाई दे रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं संविधान बदलने की बात, तो विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये लोग बदलने की बात कर रहे हैं। तो पूरी उसमें परिवर्तन की बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करती है, आरएसएस करती है, तमाम वो संगठन जो उनके साथ जुड़े हैं वो यही कहते हैं कि पिछले 60 साल में ये नहीं हुआ। उसका हवाला भी दिया उन्होंने न्याय संहिता का, कि देखिए हमने न्याय संहिता ला करके इतने सारे कानून जो दमनकारी कानून थे, अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक थे, कॉलोनियल उसका प्रतीक थे, हमने उसको हटा दिया। अब ये अलग बात है कि बहुत सारे विशेषज्ञ उसे कॉपी पेस्ट जॉब बोल रहे हैं। उसमें जो विसंगतियां हैं वो अभी धीरे धीरे सामने आ रही है, क्योंकि अभी तो दोनों कायम है, अभी तो दोनों कायम है, पुरानी आईपीसी भी, सीआरपीसी भी, और ये न्याय संहिता अब उसमें शुरुआत हुई। तो अभी तो उसको देखना बाकी है कि सिर्फ नाम बदल देने से क्या वो स्वदेशी कानून हो जाएगा। जो बात वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे कानूनों में सजा का प्रावधान था, हमने दंड हटाकर न्याय किया। अब ये जो बात है दंड हटाकर न्याय किया है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि ईडी सीबीआई अपना काम करेगी, ये जमीनी स्तर पे स्थापित तो हो कि दंड हटाकर न्याय किया है। क्या वाकई जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं वैसा हो गया है? इतना चमत्कारी परिवर्तन हो गया है? हम तो आशावादी व्यक्ति हैं, हम संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें राजनीति और नारे, स्लोगनरिज्म, वो जो एडवर्टीजमेंट है ना, जो इस सरकार के साथ जुड़ा है कि बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट होता है, लेकिन जमीन पर क्या है वो फिर वैसा ही दिखता है जैसे अयोध्या में सड़कों से गड्ढे हो जाते हैं, आपके 50 लाख की लाइट चोरी हो जाती है, वो भी अयोध्या जैसी जगह पे। फिर अटल सेतु के अंदर वो निकलने लगती है, दरारें निकलने लगती हैं, फिर एयरपोर्ट की छतें टूटने लगती हैं, सारी की सारी जो भारत मंडलम जो है वो डूब जाता है पानी आते ही। जबकि 20-25 सालों से वही दृश्य देख देख के 30 सालों से तो हम देख रहे हैं कि हर बारिश में मिंटो रोड और बहुत सारे ऐसे इलाके, वो हर बार उनका वही हश्र होता है। हर दूसरे तीसरे साल मॉडल टाउन, जमुना के निचले इलाके, फ्लड प्रोन एरिया, उन सब में वही दृश्य देखने को मिलते हैं जो आम हो चुके हैं, उनकी आदत हो चुकी है। गुड़गांव की स्थिति देख लीजिए, सबसे बड़ा जो मार्वल कहा जाता है, इंडिया का विदेश को टक्कर देने वाला अंतर्राष्ट्रीय शहर, आईटी हब, उसकी क्या स्थिति। दूसरा आईटी हब बेंगलोर, 6-6 घंटे का जाम हुआ है वहाँ क्या स्थिति है ट्रैफिक की। तो किस तरह के विकास की हमने कल्पना की है। मुंबई में जो है, मुंबई में मतलब जो फ्लाईओवर है वो बन गया है, लेकिन ऐसा है कि ऊपर वाले फ्लाईओवर के नीचे जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, अब उसमें साइकिल भी नहीं गुजर सकती है। तो ये जो हम कर रहे हैं, क्या उसकी बुनियाद मजबूत है,
या हमने सिर्फ फटाफट वाइट वॉश करके, सिर्फ नारे करके, चमका के उसको ढक दिया, जैसा हमने देखा G20 के टाइम या और दूसरे इवेंट्स के टाइम, कि जो इलाके दिल्ली के स्लम के इलाके थे, जो हम दिखाना नहीं चाहते पेबंद की तरह, उसके सामने हरा कपड़ा लगा दिया गया, उसे ढक दिया गया, जिससे विदेशी मेहमानों के सामने चमक धमक का एक प्रारूप दिया जा सके। ठीक है, ये हमारे अतिथि उसका परंपरा का हिस्सा है कि हम अपना अच्छा ही चेहरा दिखाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम पेड़ पौधे लगा के वहाँ पे उसको ढक देते हैं, चारों तरफ हमने वो कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वो सारी चमक दमक उतर के उसकी पपड़ियाँ और इस विकराल तरीके से, घृणित तरीके से, गंदे तरीके से जब वो सामने आती हैं, तब क्या होता है। तो मूल बात यह है कि ये बात हमें 78वें स्वतंत्रता दिवस पे इसलिए कहनी पड़ रही है कि नारों से कब मुक्ति मिलेगी देश को, हम जमीनी स्तर पे कब काम करेंगे। हम जो बात मोहन भागवत जी ने कही थी कुछ समय पहले, जिसका जिक्र फिर राजनीतिक संदर्भ में हुआ, कि भाई काम करने वाला वो है जो चुपचाप खामोशी से, मजबूती से काम करे, सबको उसका श्रेय दे, केवल क्लेम ना ले ले। तो वो भी हमें देखना जरूरी है कि हम ये जो बातें सारी कर रहे हैं, अब ये संविधान में ये जो सेकुलर वाली बात आई है, सेकुलर सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेकुलर सिविल कोड, अभी तक कम्युनल सिविल कोड था, वो विभाजनकारी था। कैसी बातें कर रहे हैं, देश को क्या समझ नहीं आ रहा है? ये कौन सी नई बात है? आप जो चीज़ें समय के साथ ज़रूरी हैं उनका उसमें उल्लेख करिए, उसमें उसको अपडेट करिए। जैसे आपने जो थर्ड जेंडर की बात आई, जैसे अब सेम सेक्स की बात आई, जैसे आप अब ये सब जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, जैसे जैसे सभ्यता विकसित हो रही है, उसके साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लिविंग इन एक ऐसी रियलिटी बन चुका है जिसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मॉरल पुलिसिंग से नहीं बात बनेगी, दबा कर नहीं बात बनेगी, उसको स्वीकार करके फिर उसके बीच से रास्ता निकाला जाएगा। कानून तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, उससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों, चाहे वो बच्चा गोद लेने के हों, चाहे वो इंश्योरेंस से जुड़े हों, दूसरे मामलों से जुड़े हैं, तो उनकी व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी। पर ये कैसे हम कह दें कि 75 साल से जो संवैधानिक व्यवस्था देश में थी, यूनिफॉर्म, वो कम्युनल थी, क्योंकि आपको सूट करता है, क्योंकि आप बहुसंख्यक की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि आप अल्पसंख्यक को अलग करके अपने अपने वोट के तौर पे उसको कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं सारी चीज़ों को, ताकि आपकी सत्ता बनी रहे। तो इसलिए आप उसको नई परिभाषाओं से, नए उससे बांट के और शब्दावली बना करके कि आप सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। ये तो कहीं का न्याय नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते ही एक याचिका आई है जिसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। वो याचिका एक ऐसे सिपाही की है जो मुस्लिम सिपाही है, जिसको जो पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी, जो उसमें वो था और वो दाढ़ी रखता था, तो उसको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि एक मैनुअल है 1954 का जिसमें दाढ़ी रखना प्रतिबंधित है। अब उसका सवाल है कि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, अपनी मर्जी के मजहब को आप पूजा कर सकते हो, इबादत कर सकते हो, मान सकते हो, उसके रीति रिवाज को आप फॉलो कर सकते हो। उसके बीच में ये सर्विस मैनुअल आ गया जिसमें पुलिस और सुरक्षा बल में दाढ़ी रखना प्रतिबंधित है, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। मामला आया बेंच के सामने, नीचे से ऊपर होते हुए हाई कोर्ट से ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम दाढ़ी कटवा लो तो तुम्हारा सस्पेंशन रिवोक कर सकते हो। उस आदमी ने मना कर दिया। अब ये मौलिक अधिकार का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, जिसको उन्होंने कहा है कि हम सुनेंगे, नोटिस इशू किया है, वो सामने आएगी, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है। अब इसमें ये प्रश्न ये खड़ा होता है हमारे सामने कि उस व्यक्ति को, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय थे और वो दाढ़ी रख रहा है, तो उस पर मैनुअल लागू होगा, लेकिन फिर हमें बड़े सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ सिख समुदाय की बात करनी पड़ेगी। उनके धर्म में दाढ़ी रखना, केश बढ़ाना, पगड़ी पहनना, वो तो उसको तो मंजूरी है। और जब कभी पूरे विश्व में किसी दूसरे देश में उसको लेकर उनके ऊपर हमले होते हैं, उनकी रंग भेद पहचान को लेकर के रेशियल अटैक होते हैं या डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हम आपत्ति करते हैं, हमारे अपने देश में स्वीकार्य है। तो फिर
उस आधार पर तो इस कांस्टेबल के साथ, इस व्यक्ति के साथ ये गलत नहीं हुआ है कि उसे क्यों नहीं आज़ादी होनी चाहिए दाढ़ी रखने की। अगर दूसरे किसी माइनॉरिटी को जिसके धर्म में वो अलाउड है और उसी तरह की बात बताइए। इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, पिछले ही हफ्ते की बात है। मुंबई का एक कॉलेज है जहाँ पर जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनमें कुछ स्टूडेंट मुस्लिम समुदाय से थी जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था और उन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि हिजाब और बुर्के ऊपर कि इनको अलाउड नहीं है। वो याचिका आई सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उन्होंने पूछा सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस संजीव खन्ना और उसकी बेंच थी कि भाई ये बताओ कि ये कैसे आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे? कल कोई तिलक लगा के आएगा तो क्या उसको मना कर दोगे आप? कैसे आप कह सकते हो? तो वो कॉलेज प्रबंधन की, प्राइवेट कॉलेज है, उसकी दलील थी कि साहब हम ये नहीं चाहते कि वो अलग से आइडेंटिफाई हो, स्टूडेंट शुड बी। तो उन्होंने कहा भाई वो इससे क्या मतलब है अलग से आइडेंटिफाई होने का? क्या नाम से नहीं पता चल जाएगा कि वो किस समुदाय से है, किस धर्म से है? केवल हिजाब ही उनकी पहचान है, नाम भी इससे भी तो होगा ना। और कल को कोई टीका लगा के आएगा, जो कि हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। हम कोई अतिथि आता है, किसी काम के लिए निकलते हैं तो टीका लगा के निकलते हैं, तिलक लगा के निकलते हैं, तो क्या ये आप मना कर देंगे कि टीका लगा के नहीं आएंगे? यह तो परंपरा है कि किसी भी अच्छे दिन, किसी भी अच्छे काम के लिए जाते हैं, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, कोई त्योहार का दिन होता है, कोई दूसरा दिन, तो लगा के भेजते हैं। हमारे कितने मंत्री हैं जो लगा के घूमते हैं, सांसद हमारे जो लगा के आते हैं। चिराग पासवान हर दिन लगा के रखते हैं, और भी कई ऐसे सांसद हैं, गिरिराज सिंह और कई ऐसे लोग हैं, कितनों का ही जिक्र किया जा सकता है। तो ये तो सभ्यता का हिस्सा है, हमारी कल्चर का पार्ट है हमारी, तो उसको कैसे रोक सकते हैं? तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बुर्के के लिए उन्होंने कहा कि क्लास में बुर्का पहनना ठीक नहीं है पूरा, कि वो ठीक है, उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये नहीं आपका मंजूर होगा। तो ये जो विभाजनकारी उसकी हम बात कर रहे हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं? इस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए एक राष्ट्र के तौर पे कि हम कहाँ खड़े हैं। और जो बात हमारे चीफ जस्टिस ने, जब सुप्रीम कोर्ट में आज स्वतंत्रता दिवस का समारोह हुआ ध्वजारोहण का, तो उन्होंने जो बात वहाँ कही, बांग्लादेश के उदाहरण का, बांग्लादेश में जो हुई अभी हाल में तख्ता पलट हुआ, उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने जो बात कही कि आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमें समझनी चाहिए। और इन दिनों देश में इस बात को लेकर के काफ़ी डिबेट चल भी रही है। बहुत सारे लोग इसको राजनीतिक कारणों से कहिए कि वो उसको जोड़ के देख रहे हैं कि भाई हमें तानाशाही की तरफ देश जा रहा है, इस तरह का जैसा वहाँ गुस्सा फूटा है वो हमारे देश में भी हो सकता है, तानाशाही नहीं टिकेगी, ये बात चल रही है। और ये बात इसलिए उपजी है क्योंकि इस 10 सालों में पहले भी हुई होगी, लेकिन हर बार हुई है, हम तो हुई नहीं होगी, हुई है इमरजेंसी की, कोई उसकी सराहना या उसकी प्रशंसा या उसको जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तब हुई है अतीत में तो हम आज भी करें। अतीत से तो हमें सबक लेना चाहिए, पीछे देख करके जो गलतियां हुई हैं उन्हें हम दोहराए ना। तो आज जो ईडी, पीएमएलए, सीबीआई, इनकम टैक्स या और दूसरी संस्थाओं के जरिए जो नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है जनमत पर, अगर हम वाकई प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे कि आज आपने देखा कि दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने तय किया कि कैलाश गहलोत ध्वजारोहण करेंगे, आतिशी मरलीना नहीं करेंगे। दोनों मंत्री हैं, लेकिन निर्वाचित सरकार का जो मुखिया जो जेल में है, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है जेल में होने पर, वो मुखिया तो है। तो उसमें तकनीकी कारण निकाले गए जेल मैनुअल के कि वो अगर ये कह रहा है केजरीवाल, जो कि निर्वाचित मुख्यमंत्री है, अब एक मामले में उसको सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुका है, राहत दे चुका है, दूसरे मामले में वो केस ही है, तो टेक्निकली अरविंद केजरीवाल अभी हिरासत में है, दोषी साबित नहीं हुए, अभी मुकदमा ही चालू नहीं हुआ है। और अभियान के तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक पूरे अभियान के तौर पर चला रहा है। ये तानाशाही से कम नहीं है, उससे ज्यादा है, अघोषित तानाशाही है जिसकी बात चल रही है। तो ये जो पूरी बात आज है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये असली वर्सेस नकली की बात हो रही है कि एक जो दिखाने के लिए लगाया गया पोस्टर है, चाहे वो विकसित भारत का हो, फजार्ड हो, चाहे वो जो भी नाम उसको आप दे दीजिए, और एक जो जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत का आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा इन बातों में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्यों आप चेंज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? भाई उनकी पार्टी है, वो जिसका मर्जी नाम दे, ये तो पार्टी तय करेगी ना। ये कहाँ मैनुअल में लिखा है कि यही आदमी करेगा?
अगर वो आतिशी मरलीना का कह रहे हैं तो ये उनका हक है, वो अपना तय करेंगे। आप कौन होते हो? आपने उसमें से निकाल दिया। मंत्री कह रहे हैं गोपाल राय के भाई हमारे उन्होंने तय किया कि ये ध्वजारोहण करेगा, प्रतीकात्मक ही है, लेकिन आपने उसमें चूंकि ये बताना कि हम कंट्रोल करेंगे, तो उसमें निकाल दिया गया कि नहीं, वो पत्र लिखने का उनको अधिकार नहीं है, जेल से जेन मैनुअल कहता है। अगर उसको जेन मैनुअल कहता है तो गोपाल राय तो कह रहे हैं, गोपाल राय तो मंत्री हैं, वो तो उसी विभाग के मंत्री हैं, नागरिक प्रशासन के, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के, जीएडी के। तो अगर वो कह रहे हैं, उन्होंने पत्र लिखा, तो सचिव नरेश कुमार जो है उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये उल्लंघन होगा, इसलिए एलजी साहब नॉमिनेट करेंगे। और एलजी साहब ने अपनी, ठीक है, वो भी मंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, हमें इसमें इस राजनीति में हम नहीं पढ़ रहे कि वो, लेकिन ये जो हस्तक्षेप है, क्या यही भावना थी संविधान की? क्या गवर्नर के पद से यही अपेक्षा थी? क्या निर्वाचित सरकार के बाद जो एक प्रतीकात्मक पद गवर्नर का सृजित किया गया था या किया गया है, उसके अधिकार क्षेत्र में यह था कि रोज आप उंगली करो, रोज आप हस्तक्षेप करो? और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लगातार ये बात कह चुके हैं, फैसले सुप्रीम कोर्ट के जहां उन्होंने बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है कि भाई आप जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अभी भी कितने मामले हैं, उसमें राष्ट्रपति तक के कार्यालय तक को नोटिस गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सामने तय करेगा वो उनके अधिकारों को, उनके उसको, कि आप विधेयक लेके उनके बैठ गए हैं। तो आप बात कर रहे हैं विकसित भारत की, बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, बात कर रहे हैं उसके, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली? हो ये रहा है कि आप सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। उस डिजाइन से आप लोगों को वो कर रहे हैं। जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भी संवैधानिक पद हैं, उनकी मर्यादा तार तार करके एक भी काम वैसा नहीं हो रहा है। कोई ना स्पीकर का काम कर रहा है, ना सभापति का काम कर रहा है। सब एक ऐसे कोलाहल में, एक ऐसे उपद्रव में, एक ऐसे उसमें तब्दील हो गया है जहां हर व्यक्ति, हर उस पर बैठा आदमी सिर्फ राजा, हुकूमत, शहनशाह, बादशाह, जो भी नाम आप दे दीजिए, उसको खुश करने में लगा है, क्योंकि वही उसके बाद आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सारी व्यवस्था एक तरफ, उनकी बनाई व्यवस्था ही चलेगी। जिसको चाहा उसको उठा लिया, उसको कल बना दिया कि तुम कल से मंत्री बनो, तुम कल से ये करो, लेटरल एंट्री कर दी। तो जो निर्वाचित सरकार की वो पूरी बनी है, वो तो खंडित हो गई। मंत्री तो आप अपने हिसाब से तय कर रहे हो निकाल के, इसको ये विभाग, उसको भी, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किस चीज की अकाउंटेबिलिटी बताइए? तो ये भी एक बड़े चिंतन का, मंथन का विषय हमारे लिए आज होना चाहिए एक राष्ट्र के तौर पे, जिसको आपके सामने लाना जरूरी था। तो एक और जो बड़ी आज की घटना जिसको आपको जानना जरूरी है, वो है प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को, जो कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में मौजूद थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमेशा से ये परंपरा रही है कि उनको प्रथम पंक्ति में बैठाया जाता है, नेता प्रतिपक्ष को। लेकिन दोनों, खड़गे जी की भी सीट, वो तो गए नहीं थे, राहुल गांधी जी गए, उनको 5वीं पंक्ति में, वीआईपी इंक्लूजन में, पर 5वीं पंक्ति में। उनसे आगे ओलंपियन और दूसरे लोग बैठे थे, और प्रथम पंक्ति में राजनाथ सिंह, अपने ये शिवराज सिंह चौहान, अपने ओम बिरला जी, अपने प्रधान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो, और ऐसे लोग आगे की कतार में थे, और निर्मला सीतारमण भी थी, वो आगे बैठी थी। तो अब इस पर आपत्ति की, इस पे कांग्रेस के लोगों ने भी की और दूसरे लोगों ने भी की कि भाई ये बहुत ही छोटेपन का प्रतीक है, ये क्या नई वो है। तो रक्षा मंत्रालय, जिसके पास सिटिंग का अरेंजमेंट का वो रहता है, उसने स्पष्टीकरण दिया कि इस बार ओलंपिक मेडल वाली जो टीम थी हॉकी के, और हमारी मंजू भाकर, हमारे जो होनहार खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम ओलंपिक में रोशन किया, उनको सम्मान देने के लिए उन्हें प्रथम पंक्ति में बैठाया गया था। बहुत बढ़िया दलील है। लेकिन क्या सीटों की इतनी कमी पड़ी थी कि जो नेता प्रतिपक्ष की 2 कुर्सियां हैं, उसके लिए 5वीं उस पर आपको लगाना पड़ेगा? और अगर ऐसा था तो ये जो बाकी आगे मंत्री बैठे थे, प्रोटोकॉल में तो बराबर है, इनको भी पीछे बैठना चाहिए था। फिर किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? क्या साबित कर रहे हो? ये वही है जो मोहन भागवत जी ने बोला था, अहंकार। अभी भी समझ नहीं आ रहा है। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी इवेंट मैनेजमेंट में, और उनकी इतनी बारीक दृष्टि है, एक एक चीज पे उनकी नजर रहती है, आप उनके किसी भी इवेंट में देख लीजिए, तो ये संभव ही नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष की सीटिंग उनकी जानकारी में ना हो,
ये माना जा सकता है? ये जानबूझकर किया गया है। राष्ट्रपति भवन के उसमें भी समझ समारोह था और पहले भी कई ऐसे प्रकरण आ चुके हैं जहां जानबूझकर, क्योंकि 10 साल में आपको आदत पड़ गई थी, नेता प्रतिपक्ष था ही नहीं, नंबर गेम कम था, तो अब आप जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं है, आपको स्वीकार नहीं है, तो आप जगह बताने के लिए, जिसको कहते हैं ना हिंदी में औकात बताने के लिए, हैसियत बताने के लिए, आप जानबूझकर लज्जित करने के लिए, उसको दिखलाने के लिए, वरना ये जो मौका था आज का, ये ऐसे छोटेपन का मौका नहीं था। ये ऐसे छोटेपन का कभी मौका नहीं, संभव ही नहीं है ना। उन ओलंपियन के साथ, वो कितने ओलंपियन हमारे आए हैं, उससे ज़्यादा प्रथम पंक्ति के अंदर वो था। 2 कुर्सी, जब ये आगे की कतार में ये सारे लोग बैठे हुए हैं, तो क्या राहुल गांधी और खड़गे जी के लिए, जो कि व्यक्ति के तौर पे नहीं, वो दोनों ऐसे संवैधानिक पद पर हैं, एक राज्यसभा में, एक लोकसभा में, और एक नेता प्रतिपक्ष है, उसका प्रोटोकॉल है। तो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको आगे सीट देने में क्या गलत था? सीट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, महत्वपूर्ण ऐसे मौकों पर जो कि राजनीति से ऊपर होने चाहिए, वहां है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस परंपरा का ध्यान करें, अटल जी के टाइम पे, गुजराल जी के टाइम पे, वीपी सिंह के टाइम पे और सबके टाइम पे ध्यान करें, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसे बैठाया जाए। यही लोकतंत्र का जो उत्सव हम गए लाल किले पे करने, या हम परेड करते हैं, ये सब क्या है? ये सब उन परंपराओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों को, देश में जो अगली पीढ़ी है उसको मालूम चले कि हमारी विरासत कितनी विशाल है, हमें किस संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है, हम यही तो बताते हैं। और उस मौके पर यदि हम करें तो क्या संदेश दे रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा आप। हमने अपनी बात आपके सामने रखी है। और एक अंतिम घटना जो आज की बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी बताना आपको जरूरी है। विनेश फोगाट, हमारी जो पहलवान बेटी है, जिसने ओलंपिक में वो इतिहास रचा, लेकिन फिर एक ऐसा संयोग बना, एक ऐसा जिसको कहना चाहिए दुर्भाग्य वाला, क्योंकि नियमों से जुड़ा हुआ है। अब खेल में हार जीत तो होती है, लेकिन उसका जो सिल्वर मेडल था, जिस 100 ग्राम के बाद से वजन ज़्यादा हो जाने से जिससे उसको वंचित होना पड़ा, जिसके खिलाफ कैस में, जो कि ट्रिब्यूनल है स्पोर्ट्स का अंतर्राष्ट्रीय, उसमें उसका मामला लंबित था, 3 बार पोस्टपोन हो चुका था, और उम्मीद थी कि आखिरी समय तक ये उम्मीद थी कि विनेश को ये मिलेगा, क्योंकि जो स्पोर्ट्स के लीजेंड्स हैं, जो स्पोर्ट की बारीकियों को समझते हैं, उन्होंने ये बात बताई थी कि जो उन्हें ओलंपिक के इस नियम में न्याय संगत ये नियम नहीं लगा था, और ऐसा स्कोप उनको नजर आया था जिसके हिसाब से वो जो सिल्वर मेडल है, क्योंकि सिल्वर मेडल तक वो उसी वेट कैटेगरी में थी, उसके बाद एक ही दिन में 3 कुश्तियां लड़ी, उसके बाद उसको पानी पीना पड़ा, खाना पड़ा, तो उसके बाद उसका वजन 2 किलो 100 ग्राम या 2 किलो 300 ग्राम बढ़ गया, जिसको उसने पूरी रात मेहनत करके कंट्रोल किया, फिर भी 100 ग्राम का फासला रह गया। तो अब उसके औचित्य पर, उस पूरी प्रोसेस के, उस प्रणाली के, उस पूरे मैकेनिज्म के, उस पूरे सिस्टम की प्रणाली पर, उसके औचित्य पर पे ही सवाल खड़े किए गए। लेकिन अब ये अभी तो 1 लाइन का आया है, कल रात को 16 तारीख तक पाना था, लेकिन कल रात को ही आ गया। और ये बड़े दुख की बात है कि स्वतंत्रता के दिन आज हमें ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि फिलहाल विनेश फोगाट इस मेडल से तो वंचित हो गई हैं। देश की नज़र में वो विजेता हैं, 2 कारणों से हैं। एक, जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने जापान की उस पहलवान को जो लगातार 80 से ज़्यादा मुकाबलों में हारी नहीं थी, उसको हराया। उसके बाद उन्होंने जो है स्थापित किया, तो वो उलटफेर तो वो कर ही चुकी थी। अब ये जो टेक्निकल क्लॉज है वेट की, जिस पर अब पूरे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ओलंपिक से जुड़े लोग और वो सारे लोग सोच रहे हैं, उसको अब ये परखा जा रहा है कि क्या वो वास्तव में न्याय संगत है, क्या उसमें समय और दिया जाना चाहिए, क्या उसमें 1 किलोग्राम का अलाउंस दिया जाना चाहिए, क्या उसका टाइमिंग चेंज किया जाना चाहिए। और अभी विनेश फोगाट वाले मामले में भी ये अंतिम वो नहीं है, जैसा कि आई है कि उसमें ये तो एडहॉक बेसिस पे जो ट्रिब्यूनल था उसका डिसीजन है, अभी उसका डिटेल्ड ऑर्डर मिलेगा। अभी तो 1 लाइन का आया कि डिसमिस हो गई है उसकी अपील। हरीश साल्वे और विदुषपत सिंघानिया और कुछ और प्रो बोनो लॉयर थे जो विनेश फोगाट का मामला रिप्रेजेंट कर रहे थे। 30 दिन का अभी टाइम उनके पास है, जब ये जजमेंट आ जाएगा तो जो मेन
न्यायालय है, जो मेन कोर्ट है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर वो अपील कर सकती हैं। बहरहाल अब ये प्रक्रिया है, अपील भारत सरकार करेगी भी, करनी भी चाहिए, ये एक पार्ट है। लेकिन जो विनेश फोगाट ने अर्जित किया वो 1 मेडल क्या 100 मेडल से भी ज़्यादा है, और उसको देश को सम्मान उसका करना चाहिए, जिस तरह की पूरी पृष्ठभूमि रही। और यहाँ फिर एक बार विनेश की लड़ाई में ओलंपिक में मेडल जीतने के साथ साथ जो बड़ी बात है, जिसका स्पोर्ट्स पूरा खेल का जो खेल भावना, जो स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह लीजिए उसको, उसका जीता जागता अगर कोई प्रतीक इस वक्त है तो वो विनेश फोगाट है। कि किस तरह के मानसिक दबाव से, किस तरह के सोशल प्रेशर से, किस तरह का स्टिग्मा, किस तरह का उनको वो झेलना पड़ा राजनीतिक रूप से, सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बावजूद उन्होंने उसमें वापसी की और ओलंपिक में जाकर के जवाब दिया। और जैसा कि बजरंग पुनिया ने कहा कि मेडल तो मिल जाते हैं, असली बात तो वो बात हमें भी लगता है, और यही पूरे देश को इस समय जब विनेश वापस आए, अभी बाकी लोग तो आ गए हैं, आज के जो उसमें फंक्शन में सुबह 15 अगस्त के जो लोग आगे बैठे थे, विनेश शामिल नहीं थी क्योंकि वो आएंगी परसों 17 तारीख को, उनके लौटने की उम्मीद है। तो जब वो आए तो एक दो देश के तौर पर उनका वही स्वागत होना चाहिए जो हमारे गोल्ड मेडल विजेता का या किसी भी दूसरे विजेता का होना चाहिए था। तो पब्लिक ऑब्जर्वर में आज के दिन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो इतनी। आज 15 अगस्त का दिन था तो थोड़ा ये एपिसोड लंबा भी हुआ। रोज़ हम कोशिश करेंगे कि जो ऐसी घटनाएं या खबरें या अपडेट आपके जानकारी के हैं उनको संक्षेप में आपके सामने पहले उसका वर्णन करें, उसका ब्यौरा दें, और फिर उस पर हमारी समीक्षा, हमारा विश्लेषण आपके सामने रखें। आपकी राय को भी हम उसमें शामिल करें, लाइव में भी जाएं, आप लोग जो बताएं, क्योंकि जनता जनार्दन ही बता सकती है, तो जो आपकी राय होगी उसको भी हम उसमें शामिल करेंगे अपने वीडियो में, और संवाद का ये सिलसिला आगे रखेंगे। कोशिश करेंगे कि एक सार्थक संवाद आपके साथ बने पब्लिक ऑब्जर्वर में। पब्लिक ऑब्जर्वर एक ऐसे मंच के तौर पे आपके सामने आए जो सही, क्योंकि झूठ का जो पूरा इस समय प्रोपेगेंडा का जो पूरा बाजार है, नैरेटिव का, काउंटर नैरेटिव का पूरा जो बाजार है, उसके बीच में सही खबर, सही बात, सही नज़र से आपके सामने आए, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो हमें बताइएगा कि पब्लिक ऑब्जर्वर का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हमारे लिए लीगल ऑब्जर्वर में तो रोज़ हम आपसे बात करते ही हैं, इस मंच को हमने इसीलिए शुरू किया है, और देखते हैं कि ये यात्रा आपके साथ कैसे आगे बढ़ती है। नमस्कार।